हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में प्रीएम्बल शुरू किया था हमने, जिसका हमने थोड़ा लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हम आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको कल का रिवीजन करा दूं कि कल जो हमने प्रीएम्बल शुरू किया था उसमें मैंने आपको क्या क्या टर्म्स बताए थे। पहले हमारी प्रीएम्बल शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। मैंने आपको बताया था ये क्या इंडिकेट करती है कि भारतीय संविधान अपनी शक्ति भारत की जनता से प्राप्त करता है। तो शक्ति बताता है, शक्ति का स्रोत क्या है, संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, भारत की जनता। दूसरा, जो संविधान सभा थी वो भारतीय जनता की प्रतिनिधि थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। दूसरा क्या इंडिकेट करता है कि जो संविधान निर्मात्री सभा थी वो भारत की जनता की प्रतिनिधि थी, प्रतिनिधि। थर्ड जो ये डिनोट करता है वो ये कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा किया गया है, यानी कि भारतीयों द्वारा किया गया है, किसी विदेशी द्वारा भारत के संविधान का निर्माण नहीं किया गया है। तो निर्माण या संविधान का निर्माण संविधान निर्माण भारत की जनता द्वारा, भारतीयों द्वारा। क्लियर? इसके बाद कुछ टर्म्स आते हैं जिसमें मैंने आपको पहले बताया था सॉवरेन यानी संप्रभु। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, जिसका मतलब है भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। वो किसी देश के ऊपर ना तो निर्भर है, ना ही कोई देश उसके आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। सेकंड टर्म मैंने आपको बताया था समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद के तौर पर अपनाया गया है, जिसमें गरीबी को दूर करना यानी आर्थिक समानता लाना, और हमारे यहाँ समाजवाद में निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और सार्वजनिकरण यानी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को अपनाया गया है। तो ये हमारा समाजवाद। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा तीसरा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष वो राज्य है जो किसी कोई भी राज्य जब किसी धर्म को मान्यता के तौर पर, किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता राज्य के धर्म के तौर पर, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो भारत में भी किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं दी गई, इसीलिए हमारा इंडिया सेक्युलर स्टेट है यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चौथा लोकतंत्र या लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। भारत लोकतांत्रिक देश है क्योंकि भारत की जो सरकार है उसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। पांचवा गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है जहां देश का प्रधान निर्वाचित होता है, और दूसरा मैंने आपको बताया था जहां विशेष वर्ग के लिए, जो विशेष वर्ग है उसके लिए कोई विशिष्ट अधिकारों की अनुपस्थिति होती है। किसी विशेष वर्ग के लिए कोई अलग से स्पेशल राइट उसको नहीं मिलेंगे, सभी के साथ समान व्यवहार होगा, वहाँ होता है गणतंत्र। ये टर्म मैंने आपको कल क्लियर करा दिए थे। इसके बाद इसका आगे का चैप्टर आज से कंप्लीट करेंगे। आता है नेक्स्ट है न्याय। न्याय का मतलब होता है जब सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाए। न्याय जस्टिस का मतलब होता है जब सबके साथ उचित व्यवहार किया जाए। तो हमारे
भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 तरह के न्याय अपनाए गए हैं। कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। के पीछे उसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने न्यायों की व्यवस्था करती है। तो 3 प्रकार के न्यायों की व्यवस्था करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब है किसी भी व्यक्ति के साथ बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना। धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना, ये कहलाता है सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय किसी भी आर्थिक तौर पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, यदि संपत्ति के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, वो कहलाता है हमारा आर्थिक न्याय। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक न्याय। सभी व्यक्तियों को समानता के आधार पर मतदान का अधिकार है और सभी को समान चुनावी प्रतिनिधित्व का अधिकार है, ये होता है हमारा राजनीतिक। यही मैंने नोट्स में लिखा है। और इसकी व्यवस्था किसमें की गई है? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा इनकी सुरक्षा की गई है। मौलिक अधिकार जो हमें समानता का अधिकार देते हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो समानता की स्थापना की बात करते हैं, इसके द्वारा भारतीय समाज में न्याय की स्थापना की गई है। सामाजिक न्याय मैंने आपको बताया, हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के समान व्यवहार करना। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी भी विशेष वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति, विशेष अधिकार का ना होना। एससी यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिलाओं की स्थिति में सुधार। पिछड़ी जातियों के साथ ही अन्याय नहीं हुआ, महिलाओं के साथ भी स्थिति खराब है। क्यों? क्योंकि हमारा जो समाज है वो पेट्रियार्कियल है, यानी पेट्रियार्की पाई जाती है, यानी पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्तात्मकता का मतलब होता है जहाँ महिलाओं के ऊपर पुरुष वर्चस्व को स्वीकार किया जाता है। तो इसमें समाज में एक अस्थिरता बन जाती है या असमानता बन जाती है। तो सामाजिक न्याय में महिलाओं की स्थिति सुधार करना भी सामाजिक न्याय के अंदर आता है। दूसरा, आर्थिक न्याय। आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसे संपदा, आय, संपत्ति के आधार पर। अभी एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में EWS कोटे के ऊपर, इकोनॉमिकली वीकर क्लास के ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया और जजमेंट दिया इसी आर्थिक न्याय के आधार पर। उन्होंने कहा कि ये जो कोटा है, जो जनरल कास्ट को मिला हुआ है 10%, वो ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भारत में आर्थिक न्याय की स्थापना करता है। जनरल कास्ट में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है, इसलिए ये ठीक है। तो इसकी वैधता, EWS की जो वैधता बताई गई वो आर्थिक न्याय के आधार पर बताई गई। तीसरा है हमारा राजनीतिक न्याय। हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के राजनीति में समान अधिकार या राजनीतिक समान अधिकार प्राप्त होंगे, जैसे राइट टू वोट देने का अधिकार और चुनाव में समान प्रतिनिधित्व का अधिकार, ये भी हमारे राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आता है। अब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना कहाँ से ली गई है? रूस की क्रांति से। तो ये इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से ली गई है संकल्पना? रूस की क्रांति से। समझ आया आपको? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता, लिबर्टी। स्वतंत्रता का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को बिना प्रतिबंधों के विकास करने का अधिकार मिले। प्रतिबंधों के बिना उसके व्यक्तित्व का विकास हो, वो कहलाता है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति। विधि की अनुपस्थिति नहीं है, विधि का अभाव नहीं है, प्रतिबंध नहीं होने चाहिए कि उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भी आवश्यक परिस्थितियां हैं वो राज्य से उपलब्ध कराए और उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, ये कहलाती है हमारी लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना, यानी एक तो प्रतिबंधों का अभाव हो, दूसरा सभी को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसर मिले, वो कहलाती है स्वतंत्रता। मौलिक अधिकारों के जरिए स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। हमारे जो प्रियम्बल है वो 5 तरह की स्वतंत्रता की व्यवस्था करती है: विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो ये एग्जाम में पूछा गया है
कि भारतीय प्रस्तावना कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था करती है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था करती है। विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है, परंतु स्वतंत्रता शर्त रहित नहीं है। शर्त रहित नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव है, विधि का अभाव नहीं है। विधि का अभाव होगा तो एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करने लगेगा। इसीलिए हम अपने संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। यही यहाँ पर कहा गया है कि ये शर्तहीन नहीं है। दूसरा, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता और बंधु तत्व के आदर्श जो हैं वो फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। आपने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में सुना है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, न्यूयॉर्क, अमेरिका। ये अमेरिका का सबसे ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ फ्रीडम है और अमेरिका और फ्रांस की जो फ्रेंडशिप है उसको डिनोट करता है। तो स्वतंत्रता समझ में आया। स्वतंत्रता 5 तरह की दी गई हमारे संविधान की प्रस्तावना में। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है हमारा समानता। बिना भेदभाव के सभी व्यक्ति के साथ समान व्यवहार समानता कहलाती है। ये यहाँ पे नोट्स में लिखा गया है। विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, किसी को भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। सभी को समानता के आधार पर सभी को समान, सबके साथ समान व्यवहार मिलेगा, व्यवहार किया जाएगा और अवसर की समानता मिलेगी। हमारे जो समानता है इसमें 2 तरह की समानता हमें मिली हुई है, नागरिकों को मिली हुई है, स्थिति की समानता और अवसर की समानता। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अवसर की समानता किसे कहते हैं? जहाँ प्रतिबंधों का तो अभाव हो, व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपना व्यक्तित्व विकास करने के अवसर दिए जाएं, और दूसरा जो उसका प्रोग्रेस हो यानी उसका प्रमोशन हो वो उसकी योग्यता के आधार पर हो, ना कि धर्म, जाति या अन्य आधारों पर, तो वो कहलाती है अवसर की समानता। समान व्यवहार तो हो यानी समान व्यवहार, परंतु योग्यता के आधार पर उसका प्रमोशन यानी उसकी जो तरक्की की जाए वो उसकी योग्यता के आधार पर की जाए, और उसको कहते हैं अवसर की समानता। तो समानता कितनी तरीके की दी गई है? नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। नागरिक समानता, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार। राजनीतिक समानता का मतलब है सभी को समान रूप से वोट देने का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार। और आर्थिक समानता का मतलब है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी महिला, पुरुष या कोई भी ऊंची जाति या नीची जाति का व्यक्ति है उसको आर्थिक तौर पर समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। जैसे कि हमारा DPSP में आर्टिकल 39 कहता है महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। अभी रिसेंटली BCCI यानी कि जो हमारा कंट्रोल बोर्ड है किसका, क्रिकेट ऑफ इंडिया का, उसने महिला जो क्रिकेटर हैं उनको समान, जो पुरुष क्रिकेटर हैं उनके समान वेतन देने की, हर मैच में जितना उनको वेतन मिलता है उसमें समानता लाने की प्रयास किया है और दोनों को समान मैचेस के लिए समान वेतन का प्रावधान किया है। तो ये कदम क्या है, आर्थिक समानता की ओर लेके जाता है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना है। अब राजनीतिक समानता के लिए 3 उपबंध किए गए हैं संविधान में। एक तो मैंने आर्थिक समानता का आपको बताया, आर्टिकल 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसे ही आर्टिकल 325, 326 और 325 जो कहता है सभी को बिना भेदभाव के, यानी कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर बिना भेदभाव के राजनीतिक समानता मिलेगी। मतदान सूची में उनको वंचित नहीं किया जा सकता। किसके आधार पर? धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। दूसरा कहता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। तो यही आगे नोट्स में लिखा हुआ है मैंने। राजनीतिक समानता के लिए संवैधानिक उपबंध, आर्टिकल 325 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, वर्ग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदान सूची में शामिल करने से अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता। ऐसे ही लोकसभा के लिए वयस्क मतदान
का प्रावधान किया गया है। सभी को मतदान मिलेगा, जभी तो राजनीतिक समानता आएगी, और इसी तरह सभी को मतदान सूची में, मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। और ये जो आर्टिकल है ये आर्थिक समानता का है, आर्थिक समानता। क्लियर? समानता, विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, बिना भेदभाव के सभी के साथ समान व्यवहार। 3 प्रकार के होते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और नागरिक। तीनों मैंने आपको समझा दिए। नेक्स्ट है हमारा बंधुत्व। बंधुत्व तो हम बचपन से सुनते आए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना। संविधान में भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A उसमें प्रावधान किया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा। तो यहाँ बंधुत्व का मतलब यही है कि भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। तो ये किससे इंडिकेट होता है, किस में प्रावधान किया गया है? एक तो हमारे मौलिक कर्तव्यों में, और दूसरा एकल नागरिकता द्वारा बंधुत्वता को बढ़ाया गया है। अच्छा, इसको शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? मैंने आपको बताया था कि जब संविधान का निर्माण हुआ तब भारत विभाजन के दौर से गुजर रहा था। तो भारतीय संविधान जो निर्मात्री सभा थी उसका सारा ध्यान था कि भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित किया जाए। इसीलिए बंधुत्व का प्रावधान किया गया है, ताकि सांप्रदायिकता का मतलब मैंने आपको बताया था, जहाँ एक धर्म की भावना दूसरे धर्म की भावना पर वर्चस्व स्थापित करती है, श्रेष्ठ बताने की कोशिश करती है, वहाँ सांप्रदायिकता होती है। जहाँ पर एक धर्म दूसरे धर्म से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है। तो सांप्रदायिकता की भावना को कम करना, क्षेत्रवाद, जैसे कि अभी भील प्रदेश की मांग हो रही थी, तो इस तरह की मांगे ना हो। क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, तो इस तरह की भावना को कम करने के लिए बंधुत्व का प्रावधान किया गया। बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना को बढ़ाना, और एकल नागरिकता और मौलिक कर्तव्य द्वारा इसका प्रावधान किया गया। अब बंधुत्व में 2 बातें शामिल हैं। पहला, व्यक्ति का सम्मान, और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। और ये अखंडता वर्ड जो है ये मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ये हमारा FD यानी फंडामेंटल राइट है कि हम भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। और आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का जो संघ कहा गया है वो उसी एकता के आधार पर किया गया है, क्योंकि संघ का मतलब तो फेडरल होता है, लेकिन हमने क्या यूज़ किया है? यूनियन, जिसमें राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। अलग होने का अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो संविधान निर्मात्री सभा थी वो बंधुत्व पर फोकस थी, यानी भारत की एकता और अखंडता पर फोकस थी। सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद आदि बाधाओं पर पार पाना इसका उद्देश्य था। इज दैट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा प्रस्तावना का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को शामिल करने के पीछे का महत्व, प्रीएम्बल को शामिल करने का महत्व क्या है? सबसे पहले तो प्रस्तावना संविधान का आदर्श है। प्रस्तावना संविधान का आदर्श है। संविधान कैसा है ये किससे पता चलता है? हमारे प्रस्तावना से। प्रस्तावना ही बताती है कि संविधान का जो शक्ति का स्रोत है वो कौन है। दूसरी बात, जो प्रस्तावना है इसका इस्तेमाल जब भी कभी संविधान में कोई प्रावधान ऐसा है जो अस्पष्ट है, उसकी स्पष्टता की जांच किसके द्वारा की जाती है? प्रस्तावना के द्वारा। तो ये 2-3 पॉइंट है प्रस्तावना के महत्व में। प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन और राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान का आधार है। यानी कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का आधार है। संविधान सभा के महान आदर्श और सोच को उल्लेखित करती है। और तीसरा मैंने आपको पॉइंट बताया कि जब भी संविधान में कोई प्रावधान अस्पष्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी कहा गया है, तो उसका जो स्पष्टता है वो किससे मिलती है? प्रस्तावना से मिलती है।
और ये पीछे कई बार स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि संविधान की कुंजी नोट कहा गया है प्रस्तावना को, तो कुंजी नोट किसने कहा है? अर्नेस्ट बारकर ने। अब आपका चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, इसमें थोड़ी बातें रह गई हैं जो मैं आपको नोट करा देती हूँ। संविधान की प्रस्तावना, संविधान का निर्माण जब से हुआ उसके बाद से कई बारी विवाद ये हुआ कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। ये बात कई बार सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, जिसमें निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबारी केस, बेरुबारी केस 1960, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर उसके बाद इन 1973 केशवानंद भारती, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कई सारे जजमेंट आए थे इसमें। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो इसमें उसको भाग स्वीकार किया गया। प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया। ये पूछा गया है पीछे क्वेश्चन कि केशवानंद भारती किस केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया है, तो केशवानंद भारती केस में। एक पॉइंट इसमें यह ऐड है कि क्या प्रस्तावना न्याय योग्य है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो न्याय योग्य हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना के लागू करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तीसरा बात इसमें ये उठी थी कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे की अवधारणा दी, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं। और जो परिवर्तन किया जाएगा यानी संशोधन किया जाएगा वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाएगा, यानी कि साधारण प्रक्रिया द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अब तक संविधान की प्रस्तावना में कितने संशोधन हुए हैं, तो एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, वो हुआ 42वां संविधान संशोधन, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3-4 पॉइंट एडिशनल थे, मैंने आपको बता दिए। इसके साथ आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आपका नेक्स्ट लेसन में मैं आपके इसके प्रीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीट करा दूंगी, तो आपका चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी सेक्शन छोड़ा नहीं गया है, पूरा सेक्शन कंप्लीट किया गया है। थैंक यू सो मच।